एवरीवन, आज हमें स्टार्ट करना था मियोसिस से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मियोसिस को फर्दर डिवाइडेड किया गया है दो क्लासेस में, डेट इज़ मतलब दो फेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस फर्स्ट फिर फर्दर डिवाइडेड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है उसकी भी सब फेजेस होती हैं 5, डेट इज़ जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस से। मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब समझ ही आ रहा है, जब इसकी फर्दर इतनी सारी फेजेस है तो लंबी तो होगी। तो जो प्रोफेज है फर्स्ट meiotic डिवीजन की, मतलब प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड, उसको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है फॉलोइंग 5 फेजेस में। जो और किसके बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोफेज की क्लासेस हैं वो किस बेसिस पे डिवाइडेड की गई हैं, बेस्ड ऑन अ क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो किस बेसिस पे डिवाइड है वो, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या होगा, उस बेसिस पे जो हमारी प्रोफेज है किसकी, मियोसिस फर्स्ट की, फर्दर डिवाइडेड है वो 5 फेजेस में। पहली है, और उसकी ट्रिक मैंने बताई थी, ले जाओ पर दे देना। अब तुम्हारा पेन है, कोई लेके जा रहा है तो मुझसे कह रहे हो हाँ भाई ले जा पर दे देना। तो L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P for पैकाइटीन, first is diplotin, then last is डायकाइनेसिस। तो हमेशा ऐसे इसका सीक्वेंस याद रखें। तो कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली फेज है हमारी लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन stage the chromosome become gradually visible under the light microscope। अब जो क्रोमोसोम है हमें पता है, जो क्रोमोसोम है हमारे ऐसे विजिबल नहीं होते। हम माइटोसिस की प्रोफेज जब पढ़ के आए हैं तो हमने देखा था कि प्रोफेज में क्या होता था, वहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वापस से हमें क्या देखने लगता था, कंडेंस होके पूरा वहाँ पे कंडेंसेशन होता था और क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता था, और आते आते लेट प्रोफेज तक हमें क्लियरली विजिबल होता था। तो यही पढ़ा था। अब इसमें भी यही कहना कि ग्रेजुअली विजिबल होगा, लाइट माइक्रोस्कोप में हम उसे थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। जो कॉम्पैक्शन है उनका वो पूरी लेप्टोटीन के टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। अब लेप्टोटीन के बाद क्या आती है, बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, जिसका नाम है जाइगोटीन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, दैट इज जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ द एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब जो क्रोमोसोम है आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं कि पेयरिंग जो होती है कौन सी स्टेज में देखने मिलेगी, कहाँ देखने मिलेगी, जाइगोटीन में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम स्टार्ट कर रहे हैं आपस में पेयरिंग करना, और इस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस, और कहाँ देखने मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट की सेकेंड फेज में, दैट इज जाइगोटीन। Such paired chromosomes are called homologous chromosomes। और इन्हीं पेयर्ड क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। Electron micrograph of this stage indicated that the chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। अब ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या बनता है कि जब पेयरिंग हो जाती है तो जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ या इलेक्ट्रॉन पिक्चर्स में देखा गया तो वहाँ दिखता है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है उसको कहा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमोसोमल साइनेप्सिस मतलब जो पेयरिंग हुई क्रोमोसोम्स की, अब पेयरिंग होने के बाद क्या बनेगा, वहाँ पे साइनेप्टल कॉम्प्लेक्स बनेगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स कौन बनाएंगे, पेयर। किसका पेयर, साइनेप्स। साइनेप्स मतलब पेयरिंग हुई, यहाँ पे पेयर ऑफ साइनेप्स को होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बनाएंगे, वहाँ पे ये पूरक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, बायवेलेंट। अब देखो बायवेलेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेयर है, एक पेयर है किसका, साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और इसलिए उसे कहते हैं बायवेलेंट या फिर टेट्राड।
टेट्राड किसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है? टेट्राड कहा जाता है उसके जो क्रोमैटिन होते हैं उसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं। और बाइवेलेंट कहा जा रहा है क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। क्या है वहाँ पे? अ पेयर, एक पेयर साइनप्स होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या बनाएगा? बाइवेलेंट बनाएगा या फिर टेट्राड बनाएगा। However, these are more clearly visible at the next stage। अब जो बाइवेलेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाइवेलेंट है बन तो जाते हैं कहाँ पे? कहाँ बन रहा है? ज़ाइगोटीन में बन रहा है, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ होता है? उसकी अगली स्टेज में, जिसको कहा जाता है पैकाइटिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम कहा थे कि जो बाइवेलेंट बन रहे हैं हमारे ज़ाइगोटीन में, वो कहाँ विजिबल होंगे? क्लियरली विजिबल होते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज में, जिसको कहते हैं पैकाइटिन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। क्या कहते हैं ये कि द फर्स्ट टू स्टेजेस, जो पहली दो स्टेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट की, वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ पैकाइटिन। मतलब पैकाइटिन आप पूछ ले प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 फेजेस हैं, उनमें से जो लंबी फेज़ है कौन सी होगी? दैट इज़ पैकाइटिन। तो उन्होंने यहाँ से ये समझाने की कोशिश करी है कि पहले की 2 फेजेस रिलेटिवली शॉर्ट लिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज जो हम पढ़ने वाले हैं पैकाइटिन। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब इस टाइम पे क्या होता है पैकाइटिन के टाइम पे? During this stage, the 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। अभी हमने पढ़ा था कि बाइवेलेंट बन तो ऊपर रहता है, क्लियरली विजिबल का होगा नेक्स्ट स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है? जो 4 क्रोमैटिड्स हैं हर ईच बाइवेलेंट के। देखो बाइवेलेंट किसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है? बाइवेलेंट कहा जाता है क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। समझो ये क्रोमोसोम, ठीक है, इसे तुम एक क्रोमोसोम कंसिडर करोगे, और ये, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब ये कह रहे हैं ईच बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है उसके जो बाइवेलेंट है डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड, और वो किसके फॉर्म में लिखने लगते हैं? टेट्राड के फॉर्म में दिखने लगते हैं। तो ये जो दोनों तुम्हारे हैं, ये दोनों क्या है? तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोम बेसिकली पेयर क्रोमोसोम को कह रहे हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग हुई यहाँ पे, तो क्या बनाए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने। अब बाइवेलेंट इनके रिस्पेक्ट में ही कहा जाता है। अगर इन दोनों की तुम बात करोगे, ये क्या है? ये तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ईच बाइवेलेंट ऑफ किसके? क्रोमोसोम्स के। अब बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट इधर, एक बाइवेलेंट इधर, ऐसे समझो। तो ये दोनों क्या है? बाइवेलेंट्स हैं। और अगर तुम टेट्राड की बात में चलोगे तो एक एक किसकी बात करोगे? क्रोमैटिड की बात करोगे, और ये क्या है? तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है? तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं। तो वही इस टाइम पे क्या होता है? जो 4 क्रोमैटिड हैं ईच बाइवेलेंट, दोनों बाइवेलेंट के क्रोमोसोम्स के, वो डिस्टिंक्ट और क्लियरली अपीयर लिखने लगता है मैं टेट्राड के फॉर्म में। अब ये स्टेज कैसे कैरेक्टराइज है? This stage is characterized by the appearance of a recombination nodule। अब क्या होता है? यहाँ पे recombination nodule बनता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में, तुम जब सॉल्व करोगे मिलेंगे कि जो recombination nodule होता है वो तुम्हें कौन सी फेज में मिलेगा? दैट इज पैकाइटिन। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? अगर इनके रिस्पेक्ट में बात की जाए अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो अब जो पेयरिंग होगी, ये कह रहे हैं ना कि एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, तो इनकी जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लो यहाँ इन दोनों का ये पार्ट ओवरलैप करता है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, तो यहाँ पे एक नोड्यूल बनता है बीच में। उसी पॉइंट को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और वो क्या कराता है? पेयरिंग क्या करा रहा है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करा रहा है। तो वही लिखा है एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ? जो जेनेटिक मटीरियल था वो एक्सचेंज हुआ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में।
क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अभी जो क्रॉसिंग ओवर है एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब कौन करवाता है इसको, एंजाइम करवाता है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। अब कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, वही क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेशन कराएगा और क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएगा। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसके 5-6 सॉरी तुमको हर दिखेगा हर जगह कि यहाँ क्वेश्चन पूछे ही गए हैं इससे। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। अब क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्सचेंज हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल का ऑन द 2 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स पे। अब जो रिकॉम्बिनेशन है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। और रिकॉम्बिनेशन कब कंप्लीट होता है इन दोनों के बीच, जब पैकाइटिन खत्म होने वाली होती है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं, लिंक रह जाते हैं उस जगह से जहाँ पे क्या हुई होती है, क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। अब देखो इस डायग्राम को अच्छे से मैं ड्रॉ करके तुम्हें समझाती हूँ पूरा। ये क्रोमोसोम तुम्हारा एक, और लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्रोमोसोम, ये है हमारा इधर दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, अब होपफुली तुम्हें होमोलोगस नॉन होमोलोगस इन सब में समझ आ गया हो क्या होते हैं। ये है तुम्हारा यहाँ पे इसका, फिर भी तुम्हारे लिए मैं दोबारा लिख देती हूँ कि क्या होमोलोगस है क्या नहीं है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो फिर से। देखो ये और ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, अब बायवेलेंट किसके लिए कहा जा रहा है, इनको साथ में कहा जाए बायवेलेंट। तो एक बायवेलेंट, ये बायवेलेंट, तो ये क्या है तुम्हारा बायवेलेंट है। अब हम बात कर रहे हैं पैकाइटिन की स्टेज की, तो जो वहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है मैं टेट्राड के फॉर्म में, दैट इज़ आर बायवेलेंट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। अब देखो क्या होता है, इन्होंने कहा क्या बनेगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा यहाँ पे, क्यों बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कराना है हमें, क्रॉसिंग ओवर करानी है, इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे शेयर करवाना है। तो जो एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा जो रिकॉम्बिनेशन करवाएगा। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद वो कैसा होगा, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इधर हम पढ़ रहे हैं, बनाते हैं। ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम। अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हुआ, इसलिए बोला है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये जो था यहाँ पे क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, नोड्यूल आया, इसने क्या करा दी, क्रॉसिंग ओवर करा दी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो हमने पढ़ा कि वो कहाँ पे अटैच रह जाएंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होएगी उस पास पे अटैच रह जाएंगे, बाकी जगह से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम। अब देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जो इसकी अभी नीचे की आर्म होगी, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया है, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया है, शेयर हो गया, तो इसके पास ये आ जाएगा। अब इधर चलते हैं, इधर हमारा एक क्रोमोसोम था। अब यहाँ क्या होगा, देखो इधर भी क्रॉसिंग ओवर हुई है,
इसके पास क्या आएगा, इसके पास थोड़ा सा इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा इस क्रोमोसोम के पास, और ये इस जगह से क्या रह जाएंगे, अटैच रह जाएंगे। तो ये जो अटैचमेंट है ये रह जाता है और रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा पैकाइटिन वाली हमारी स्टेज पे। तो अभी जो जिस जगह से अटैच है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये बनाता है एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहा है ना, देखो कैसी बन रही है, एक्स जैसी शेप बन रही है इसकी। तो इसको बोलते हैं हम एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है कियाजमेटा। इसको कहा जाता है कियाजमेटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कियाजमेटा। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे वो साइड्स चिपकी रह गई हैं। वही हमने पढ़ा था, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है पैकाइटिन की स्टेज पे, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो उस जगह पे लिंक्ड रह जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है कियाजमेटा। अभी आगे पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन। जब अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन में क्या होता है, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना था हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्या बना था, साइनेप्सिस हुई थी, पेयरिंग हुई थी। तो डिप्लोटीन कैसे रिकॉग्नाइज होता है कि जो पेयरिंग हो रही थी उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायोवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब जो हमारे ये कह रहे हैं बायोवेलेंट से, उनकी टेंडेंसी है कि वो सेपरेट होने लगेंगे लेकिन एक जगह से अटैच रह जाएंगे। वही कौन सी जगह से, सिर्फ उस क्रॉसिंग ओवर वाली जगह को छोड़ के वो बाकी सब जगह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दीज एग शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कियाजमेटा। और इसी एग शेप स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, कियाजमेटा कहा जाता है। अब ये पहले पूछा जाता था यहाँ से बहुत ज़्यादा, जब एक्स्ट्रा पढ़ते थे थोड़ा डिप्लोटीन में, कि कौन से क्रोमोसोम्स मतलब कहाँ पे अरेस्ट होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब। इन oocytes, अगर oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, जो oocytes हैं उनकी वर्टिब्रेट्स में बात की जाए तो डिप्लोटीन रहती है बहुत मंथ्स और ईयर्स तक। ये हम देखते हैं कि जो क्या होता है ना, oogenesis वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे जो सेल होता है इस स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है और फिर बाद में कंटिन्यू करता है डिवाइड करना। इसलिए कहा गया कि जो oocytes है कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन लास्ट करती है मंथ और ईयर्स तक। तो देखो अब तुम ये कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो हमने पढ़ा था कि पैकाइटिन बहुत लंबी है। पैकाइटिन लंबी थी किसके कंपेयर में, जाइगोटीन और लेप्टोटीन के कंपेयर में। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रोफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बोला, बस उसके कंपेयर में बोला गया है कि एज़ कम्पेयर टू लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, जो पैकाइटिन है वो इनसे लंबी है। और फिर जो डिप्लोटीन है वो कुछ वर्टिब्रेट्स में, कहाँ पे भी oocytes में देखने मिलती है कि वो लास्ट करती है मंथ से लेके ईयर्स तक। फिर आती है इसकी लास्ट स्टेज मियोसिस फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज की। फिर लास्ट स्टेज है दैट इज़ डायकाइनेसिस। ये सारी फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यही पूछते हैं कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, कहाँ पे डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, कहाँ कियाजमेटा बनेगा, कहाँ बायोवेलेंट बन जाएगा लेकिन क्लियरली कहाँ विजिबल होगा। तो ये सब हमने पढ़ा है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज, जो फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज की, क्या है, दैट इज़ डायकाइनेसिस। दिस इज़ मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियाजमेटा। अब जो चियाजमेटा था जहाँ ये क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पे अटैच थे, अब क्या हो जाएगा, इस चियाजमेटा का डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इस जगह से क्या होंगे, यहाँ से हटना, अपना आप अलग होने लगेंगे। दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के टाइम पे क्या होगा, अब जो क्रोमोसोम होंगे वो फुल्ली कंडेंस हो चुके होंगे एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। अब मियोटिक स्पिंडल क्या होंगे, अब इनको सेपरेट करने के लिए तैयार हो चुके होंगे, आप वापस से जाके अटैच होंगे, सारे अटैच होंगे। कहाँ से, किसके थ्रू, हमने पढ़ा था सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर में वहाँ पे फिर क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। तो वहाँ से क्या करवाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो सके। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, जैसे डायकाइनेसिस खत्म होती है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स हो जाता है, गायब हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी डिसइंटीग्रेट टूट चुकी होती है और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब कि अब डायकाइनेसिस क्या दिखा रही है कि अब सेल जो है किस फेज की तरफ मूव करता हुआ चल रहा है, मेटाफेज फर्स्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने पढ़ी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, गाइनेसिस, ये सारी पढ़ी। लेप्टोटीन में देखा कि वहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे हमें विजिबल होगा। फिर क्या आई, जाइगोटीन आई, वहाँ पे पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस बनेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर पैकाइटिन आई, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आएगा, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम आएगा जो क्रॉसिंग ओवर कराएगा किनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। और कौन होंगे,
होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे तो वहाँ ये बायोवेलेंट कहा जाएगा क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में, टेट्राड कहा जाएगा क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में। अब बायोवेलेंट और टेट्राड बन तो जाते हैं ज़ाइगोट में, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ होते हैं हमें पैकाइटीन में, ये हमने ऊपर पढ़ा था अभी, ठीक है। फिर ये पैकाइटीन हुआ, फिर डिप्लोटी, अब वहाँ पे क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। अब वहाँ पे जो स्ट्रक्चर जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पे वो अटैच रह जाता है, वही रिकॉम्बिनेशन ड्यूल आता है। फिर नेक्स्ट स्टेज हमने पढ़ी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो बन रहा था, लेकिन सिर्फ एक जगह को छोड़ के जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। और क्या बनता है इसकी वजह से, एक एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कियास्मेटा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या पढ़ा कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो तो डिसोल्यूशन ऊपर हम पढ़ रहे थे। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जो बना हुआ था, हाँ सॉरी ये चीज़ पॉइंट रहेगा कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था जो कियास्मेटा बना था, कहाँ बना था, डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन ऐसी स्टेज है जो कुछ वर्टिब्रा में उनके ऊसाइड्स में मंथ और ईयर्स तक ऐसी लास्ट करती है, ऐसी लंबी पड़ी रहती है। अब जो फाइनल स्टेज पढ़ी हमने म्योटिक प्रोफेज फर्स्ट की डायकाइनेसिस पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा कि जो कियास्मेटा था अब उसका भी टर्मिनाइजेशन हो जाएगा, वो भी डिसॉल्व होने लगेगा और इस फेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुके होते हैं। अच्छा हमें दिखेंगे हम माइक्रोस्कोप में जब उनको देखेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पे, अब जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो भी अटैच हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या कराना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको सेपरेट कराना था, ठीक है। वो अटैच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और डायकाइनेसिस जब होगी एंड, तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो चुका होगा, न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो चुकी होगी, और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि अब मेटाफेज स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट स्टेज, वो है प्रोमियोसिस फर्स्ट की सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। द बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स, अब जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स थे वो कहाँ अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। और जो माइक्रोट्यूब्यूल थे कहाँ से आएंगे, अपोजिट पोल से आएंगे, स्पिंडल अटैच टू द काइंटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये ऐसे मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए। ये हमारे इधर सेंट्रियोल्स, अब ये स्पिंडल फाइबर्स इनसे अटैच होंगे क्योंकि इन्हें इसको सेपरेट कराना है। किनको सेपरेट कराना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराना है। ये ऐसे कहाँ से अटैच हो जाएंगे, ये वही लिखा है, ये हमारा पूरा सेल होगा। अब इनको सेपरेशन कराना है, इधर से भी अटैच होंगे, ये इधर यहाँ जाएंगे, ऐसे अटैच होंगे, और एक ये ऐसे भी अटैच होंगे, इधर पूरे ऐसे अटैच रहेंगे। अभी हम आगे देखेंगे नीचे डायग्राम में। देखो ये थी प्रोफेज फर्स्ट, ये अटैच है हमारे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराना है इनको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, सब कुछ हो गया। अब मेटाफेज फर्स्ट पे है, ये अलाइन हो गई इक्वेटोरियल प्लेट पे और यहाँ पे जाके अटैच है थ्रू माइक्रो स्पिंडल फाइबर्स हमारे। अब क्या कराना है इनको, इनको अलग कराना है। देखो अलग हो गया ना, आधा ब्लू ये पार्ट नीचे है और आधा ऊपर है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। अब तुम समझ सकते हो कि एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन जो माइटोसिस हम पढ़ रहे थे, माइटोसिस में क्या होता था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा था वहाँ पे। ये बात समझो, ये डिफरेंस हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फिर क्या है, एनाफेज फर्स्ट, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अभी वही क्योंकि मेटाफेज में क्या हो रही थी, ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच इसलिए हो रहे थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करा सकें, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट होगा, एनाफेज फर्स्ट में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है PYQ में कि बताओ भाई होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट होता है, या एनाफेज फर्स्ट एनाफेज 2 से कहाँ अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे एसोसिएट रहेंगे अपने अपने सेंट्रोमेयर वाली जगह पे ही, क्योंकि सेंट्रोमेयर पे जगह रहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, और सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं हमारी मियोसिस 2 में। क्योंकि हमने पढ़ा था मियोसिस 2 इज इक्वल्स टू लाइक कैसे किसकी तरह है, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। और माइटोसिस में हमने पढ़ा था वहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, तो इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है हमारे मियोसिस 2 में। और मियोसिस 1 में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, टीलोफेज में वही होगा जैसे होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर साइटोकाइनेसिस सब आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल डिवाइड कर जाएगा, और डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 सेल्स बन जाएंगे। अभी हमने देखा ना टीलोफेज में 2 सेल्स बन गए, तो इन दोनों को क्या कहा गया, डायड ऑफ सेल्स। ये 2 सेल्स हैं यहाँ पे, ये बन गए हमारे 2 सेल्स बन गए। फिर ऑल दो इन मैनी केसेस, कुछ केसेस में जो क्रोमोसोम्स हैं अंडरगो सम डिस्पर्जन, कुछ डिस्पर्जन दिखा देते हैं, लेकिन वो फुल्ली उस लेवल तक नहीं जाता कि अब उनको फिर से वो मेहनत करनी पड़े कि फिर से पूरा कंडेंस होंगे, फिर से सारी चीज़ आएंगी, नहीं। एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, द स्टेज बिटवीन द 2 मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये मैंने
लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो दो म्योसिस के बीच की स्टेज होती है उसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस, और जनरली क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि वहाँ डिवीजन तो 2 बार हो रहा है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होता है, वो भी सिर्फ एस फेज में होगा, इंटरफेज के टाइम पे। तो कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस के टाइम पे। क्या लिखा है, इंटरकाइनेसिस। एकदम दिमाग खोल के पढ़ना, सारे शब्द वर्ड वगैरह क्या लिखा है, इंटरकाइनेसिस लिखा है, नॉट अ इंटरफेस। तो कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस को कौन फॉलो करेगी, प्रोफेज 2, मतलब इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आएगी, प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, जो बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि वो किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह होने वाली है। कंटिन्यू करते हैं म्योसिस 2। म्योसिस 2 में क्या है, अब प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड आ गए, म्योसिस सेकेंड इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल डिवाइड हुआ, इंटरफेज आई, शॉर्ट लिव्ड आई, तभी क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ से म्योसिस सेकेंड हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, वही कि क्रोमोजोम पूरा इलोंगेटेड जाए उससे पहले म्योसिस 2 स्टार्ट हो चुकी होती है। इन कंट्रास्ट टू म्योसिस फर्स्ट, अगर म्योसिस फर्स्ट की बात कंपेयर करके चलें तो म्योसिस 2 रिजेंबल करती है नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। फिर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई थी टीलोफेज के टाइम पे, अब वो फिर से डिसअपियर हो जाएगी प्रोफेज सेकेंड के टाइम पे। क्रोमोजोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और फिर से क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखने लगेंगे। फिर आती है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड पे भी क्या होता है, जो क्रोमोजोम है अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे, और माइक्रोट्यूब्यूल फिर से अपोजिट पोल से आएंगे, स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें क्या अटैच करवाना है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम उन्हें होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट कराए थे, और अब क्या कराने, उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कराने हैं। एनाफेज 2। एनाफेज 2 क्या है, बिगिन होती है साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोजोम। अब क्या होगा यहाँ पे, एनाफेज 2 में कैसे शुरू होगी, जब वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमेयर की। सेंट्रोमेयर क्या था, जो ऐसे क्रोमोसोम्स को अटैच करके रखता है। अब यहाँ पे क्या अटैच अलग होने वाला है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होने वाला है यहाँ पे। तो क्या करेगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमेयर की ईच क्रोमोसोम की, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसकी होगी, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखा हुआ था। अलाउइंग दैम टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स। अब वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा ऑफ द सेल बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द कैंटिकोर। अब इन्होंने यहाँ समझाया कि अपोजिट पोल की तरफ कैसे मूव करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल, जो स्पिंडल फाइबर यहाँ अटैच है, इनकी क्या हो जाती है, अब इनकी शॉर्टनिंग होगी। शॉर्टनिंग होगी तो खींचेंगे, इन पर फोर्स पड़ेगी, और ये अपने कहाँ से अलग हो जाएंगे, अपने सेंट्रोमेयर से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इस तरीके से वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। देखो जैसे डायग्राम में समझाया गया है। ये क्या थे, प्रोफेज सेकेंड थी। अब ये यहाँ पे होमोलोगस, दो अलग अलग सेल्स थे हमारे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। अब ये इसकी क्या है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है। अब यहाँ अटैच होगा, देखो यहाँ अटैच है, इधर से भी अटैच है। अब ये खींचेंगे, इसकी शॉर्टनिंग होगी, इस तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। देखो वही हुआ, ये अलाइन में मेटाफेज सेकेंड पे इक्वेटर प्लेट पे आ गए। फिर एनाफेज में क्या हुआ, खींचे, शॉर्टनिंग हुई, इनकी सेपरेट हो गए, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए। और देखो माइटोसिस में पढ़ा था कैसे होता है कि जो सेंट्रोमेयर होता है इनका किधर जाता है, पोल की तरफ डायरेक्शन होता है, और लेकिन जो इनकी आर्म्स होती है पीछे की तरफ चलती है, एक वी शेप बनाते हुए चलता है ऐसे। ये कि बिल्कुल अपने पंख पीछे करके ऊपर की तरफ उड़ते जा रहे हैं, ऐसे तो हम इमेजिन कर सकते हो। तो एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो गए। फिर टीलोफेज में क्या होता है, फिर से अलग अलग में चले गए, और अलग से फिर क्या होता है, लास्ट में हमारे 4 सेल्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे टीलोफेज सेकंड पे क्या हुआ, म्योसिस एंड विद द टीलोफेज सेकंड। म्योसिस सेकंड कैसे एंड होती है, टीलोफेज सेकंड की पे एंड होती है, जहाँ पे 2 ग्रुप जो है क्रोमोसोम के वंस अगेन वापस से खींचे जाते हैं। फिर से उनके आसपास क्या बनने लगेगा, न्यूक्लियर एनवलप बनने लगेगा, न्यूक्लियर एनवलप बनेगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस से फिर से वहाँ पे टेट्राइड बन जाएगा। अब टेट्राइड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ 4 सेल बनेंगे, पहले 2 बने थे, अब इन दोनों ने भी 2-2 और बना दिए। तो टोटल क्या बनते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखेंगे, 4 सेल देखने मिलेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, टेट्राइड ऑफ सेल। अब और कैसी हैं ये, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं। माइटोसिस में क्या होती थी, डिप्लॉइड, मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता था, हाफ नहीं होता था, सेम रहता था। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ कैसे हुआ, हाफ होता है, कहा जाता है कि एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन किसे कहा जाता है, तो जो म्योसिस फर्स्ट है ना उसको कहा जाता है एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि वहीं पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड। और हमने पढ़ा था, हम होमोलोगस क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में पूरा उस क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में नंबर काउंट करके चलते थे, ना कि उसका डुप्लीकेटेड मटीरियल को काउंट करते थे क्रोमोसोम नंबर में। तो इसलिए क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है म्योसिस फर्स्ट में, जो म्योसिस सेकेंड है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही चलता है। अब जैसे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था, वैसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस पढ़ेंगे कि म्योसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, म्योसिस क्यों होता है।
Meiosis is the mechanism by which conservation of the specific chromosome number of each species achieved. ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको अचीव करने का, उसको सेव करके रखने का, उसको कंजर्व करने का काम किसके वजह से होता है, मियोसिस की वजह से। जैसे हम क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन होकर बन जाए तो हमारी प्लॉइडी बिगड़ जाएगी। तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है, जो हमारी जो प्लॉइडी है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या डिवीजन अडॉप्ट किया है हमने, मियोसिस। तो यही उसने कहा है कि मियोसिस क्या करता है, कंजर्व करके रखता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को हर एक स्पीशीज़ में, और वो भी कहाँ पे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। इवन दो द प्रोसेस पर सी पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब अगर हम देखें कि इसके कंट्रास्ट में बात की जाए तो एक्चुअल में कर क्या है, रिडक्शन कर रहा है ये क्रोमोसोम नंबर का, लेकिन काम क्या है कि कंजर्व करके रखता है वही, मतलब जो काम कर रहा है उसके अपोजिट भी कर रहा है। तो थोड़ा पैराडॉक्स हो गया ये कि हाँ भाई तुम कह रहे हो एक तरफ कि कंजर्व करके रखेगा क्रोमोसोम नंबर को, और वहीं पे ये हाफ भी करता है, तो उस चीज़ को बता रहे हैं ये। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब जो वेरिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो वेरिएशन है किसका रिजल्ट है, वेरिएशन रिजल्ट है मियोसिस का, मियोसिस का। और मियोसिस कहाँ मिलता है, हमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ कि क्या करता है, जो क्रोमोसोम नंबर है, जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कंजर्व करके रखता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और क्या करके रखता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। अब चलते हैं हम इसकी समरी की तरफ कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, अगर हम सेल थ्योरी के हिसाब से चलें तो सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। हाँ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और ये किसके थ्रू होता है, जो हम पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में कि सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री सेल, इट इज ओमना सेलुलर ई सेलुलर। किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है वो सिंगल सेल जाइगोट से। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब जो सेल डिवीजन होता है, अगर एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाए तो तब वो रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो कंटिन्यू रहता है पूरी उसकी लाइफ साइकिल टाइम के लिए। द स्टेज थ्रू विच सेल पासिस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। अब देखो यहाँ भी इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि सेल साइकिल है क्या, वो स्टेजेस जहाँ सेल पास करता है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की तरफ जाने के लिए, उसे कहते हैं हम सेल साइकिल। सेल साइकिल डिवाइडेड है दो फेजेस में। पहली है इंटरफेज, जो पीरियड है प्रिपरेशन का, जहाँ पे सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। वहीं पे है माइटोसिस, जिसको एम फेज कहा जाता है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है G1 में, S में, G2 में। G1 फेज जो है पीरियड है जहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रो करता है और कैरी आउट करता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। वहीं पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं उस टाइम पे, और ऑल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। वहीं पे एस फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट होता है। G2 फेज में क्या होता है, तो पीरियड है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का। देखो अब पूछ ले यहाँ, अब वहाँ कहीं नहीं लिखा G2 में कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का पीरियड है, नहीं, यहाँ समरी में लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि G2 फेज वो और क्या होता है वहाँ पे, तो पीरियड है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। पूछ ले साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहाँ होती है, दैट इज G2। तो ये हमें याद रखना चाहिए, इसलिए समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, नेमली माइटोसिस को भी 4 स्टेजेस में बांटा गया है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जो क्रोमोसोम है, कंडेंसेशन होता है प्रोफेज के टाइम पे, हम पढ़ ही चुके हैं। साइमल्टेनियसली जो सेंट्रियोल है मूव करते हैं अपोजिट पोल पे, ये भी यहीं पे होता है। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो चुकी होती हैं, स्पिंडल फाइबर आना शुरू हो चुके होते हैं। फिर आती है मेटाफेज। मेटाफेज किससे मार्क होती है, मेटाफेज मार्क होती है जब अलाइनमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल प्लेट पे। देखो अब इन्होंने यहाँ बताया गया इक्वेटोरियल प्लेट, और चैप्टर में हम पढ़ते हैं दैट इज मेटाफेज प्लेट। तो ये याद रखना है, मेटाफेज प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। ड्यूरिंग एनाफेज, जब एनाफेज चलती है तो जो सेंट्रोमेर है डिवाइड करता है और क्रोमैटिड स्टार्ट करते हैं अपोजिट पोल्स में मूव करना। वहीं पर जो क्रोमैटिड हैं वो दो पोल्स पे पहुँच जाते हैं अलग अलग, और जो क्रोमोसोमल इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वापस रीअपीयर होने लगते हैं, तो इस स्टेज को कहा जाता है टीलोफेज। अब जो न्यूक्लियर डिवीजन था उसको कौन फॉलो करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। माइटोसिस दस इज द इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए माइटोसिस को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट और डॉटर सेल का कंजर्व रहता है, वहाँ पे कोई भी हाफ नहीं होता। इन कंट्रास्ट, इसी के कंट्रास्ट में बात की जाए माइटोसिस के, तो मियोसिस है वो कहाँ होता है, डिप्लॉयड सेल्स में मिलता है, जो कि डेस्टिनेटेड है गैमीट बनाने के लिए। इसको कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन, सिंस ये रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ वाइल मेकिंग द गैमीट, जब गैमीट्स बनाता है। वहीं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब दो गैमीट फ्यूज करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर वापस से रीस्टोर हो जाता है, और जो टू द वैल्यू इन द पेरेंट, जो पेरेंट में होता है वही। मियोसिस डिवाइडेड है 2 फेजेस में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2।
जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है वो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। वहीं पे टू फॉर्म अ बाइवेलेंट क्या बनाते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं। फिर वो क्रॉसिंग ओवर होती है और फिर म्योसिस फर्स्ट एक लॉन्ग प्रोफेज है उसकी, जहाँ पे डिवाइड की गई फर्दर 5 फेजेस में। वो कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब जब मेटाफेज फर्स्ट होती है तो बाइवेलेंट अरेंज हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर उसके बाद आती है एनाफेज फर्स्ट, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, अपोजिट पोल्स में जाते हैं। वहीं पे ईच पोल रिसीव करता है हाफ द क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे हाफ हो गया क्योंकि वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है पेरेंट सेल का। वहीं पे टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वापस से फिर आते हैं। म्योसिस सेकंड बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। और एनाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और इससे क्या होता है, एंड हो जाता है म्योसिस का। 4 हैप्लॉइड सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं। तो ये हमारा पूरा म्योसिस होता है। हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया कि म्योसिस माइटोसिस कैसे होता है, समरी में भी पढ़ लिया। समरी से हमें पता चला कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो G2 में होती है और जो हम मेटाफेज प्लेट पढ़ते हैं उसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे ये पूछा जाता है कि म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड में क्या डिफरेंस है। म्योसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे सेपरेट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। और म्योसिस सेकंड में जो हमारी एनाफेज सेकंड है स्पेशली, वहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं और एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये डिफरेंस हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा जाता है। ये चैप्टर खुद में बहुत एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है, क्योंकि जब तुम आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस ये सब पढ़ोगे वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत लगने वाली है। तो ये चैप्टर सबको आना चाहिए, बेसिक है, कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। एक बार पढ़ोगे इसको खुद से तुम्हें दोबारा समझ आ जाएगा। इन केस अगर तुम्हें तब भी नहीं आता, कोई डाउट लगता है तो तुम मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी, तुम्हें बता दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके PYQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।